नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही है? वेरी गुड। आपकी आवाज तो आती है हर जगह, हमारे कमरे के अंदर भी। नमस्कार दोस्तों, साहित्य आज तक पर आपका स्वागत है। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान आज है। एक वर्ड में अगर मैं उनकी जिंदगी को समराइज करूं, ऑलराउंडर। आप सोचिए, वो व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ ही वो अंत में चूक गए, जो 4 बार सांसद रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, जिन्होंने 26 किताबें लिखी हैं, जिसमें कई किताबें बेस्ट सेलर्स हुई है, कई मुद्दों पर लिखी है, जिनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो वाकई मुझे लगता है ये दिखाते हैं कि हमारे नेता नेतागिरी के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली डॉक्टर शशि थरूर। शशि जी, मैं शुरू करूंगा। एक लिटरेचर फेस्टिवल में दिल्ली में ही हुई थी, आप वहां बात कर रहे थे और एक लड़की ऑडियंस से उठती और कहती है, शशि जी विल यू मैरी मी। ये आपकी एक स्टार क्वालिटी, यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, आप एक स्टार बन गए हैं। ये स्टारडम कहां से, आपके साहित्य से आती है या आपके राजनीति से आती है, या जिस तरह से आप बिल्कुल ऑलवेज परफेक्टली टर्न्ड आउट रहते हैं, कहां से? डू यू सी योर सेल्फ एज अ राइटर फर्स्ट या एज अ पॉलिटिशियन फर्स्ट? देखिए, मैं तो एक साधारण आदमी के रूप में अपने आप को समझता हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं खास आदमी हूँ, जैसे राजनीति ने कहा शुरुआत में, बिल्कुल नहीं। और मेरे ख्याल में अगर लोग मुझे पसंद करते हैं, पहली बात यह है कि आप उनसे पूछना चाहिए कि क्यों। लेकिन मेरे ख्याल में शायद मेरे व्यक्तित्व, मेरे इंडिविजुअल क्वालिटीज़ देख के ही ये लोग पसंद करते होंगे। क्योंकि राजनीति में तो जितने भी पोजीशन होंगे, ठीक है, इस बार 4 बार चुनाव जीत लिया, 5वां बार शायद नहीं जीतूंगा, क्या मालूम। तो ये पोजीशन दे के किसी को पसंद करना वो भी ठीक नहीं है। किताबें मैं खुश हूँ, मैं काफ़ी गर्व से कहता हूँ कि मेरे 26 किताब मेरे बच्चों के जैसे हैं मेरे लिए। आई पुट माई होल हार्ट एंड सोल इनटू देम। और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी किताब पढ़ के मुझे मेरे मन को समझ लीजिए। लेकिन किताब पसंद करना एक चीज़ है, उसका मतलब नहीं है कि आपको लेखक को पसंद करना चाहिए। आपने पूछा मैं क्या हूँ, मैं कहूँगा कि मैं जानता हूँ कि राजनीति से जो भी पोजीशन आ सकेगा वो तो टेम्पररी है। मैं तो पूर्व मंत्री हूँ, एक दिन पूर्व सांसद भी हूँगा, लेकिन मेरी उम्मीद यह है कि मैं पूर्व लेखक कभी नहीं हूँगा। तो इसलिए मेरी असलियत शायद मेरे लेख में है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आनंद आपको कहाँ आता है? जब आप एक किताब लिखते हैं, वो उस किताब का विमोचन होता है, या जब आप चुनाव जीतते हैं? क्योंकि चुनाव, जैसे आपने कहा, हार जीत तो होती है, तो लेखक के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अपनी किताब जनता के सामने पहुंच जाए या लोकसभा का चुनाव जीतना? देखिए, जब किताब लोगों को एक चीज आप समझ लीजिए, किताबों का जो इम्पैक्ट लोगों पे होते हैं तो एक बहुत इंडिविजुअल इम्पैक्ट। शायद मैं एक किताब लिखूं जो आपको पसंद नहीं हो, जो लेकिन वो बहुत पसंद करती है, क्या मालूम। लेकिन जब कोई आते हैं मुझे कहते हैं कि देखिए, मैं मेरे सबसे एक मूविंग कहानी बता सकता हूँ। मेरा पहला नावल जो था, द ग्रेट इंडियन नावल, ये किताब लिखने के बाद एक औरत मुझे आके कहा कि मेरी नानी जी है विदेश देश में, भारतीय नानी जी, उनको कैंसर है और वो आपकी किताब पढ़ रही है। और वो कहती थी कि जब मैं कल सुबह उठूं मैं जिंदा रहूंगी क्योंकि मुझे ये किताब और पढ़ना है। तो ये कह के वो 10-10 पेज, 20-20 पेज बन के 20 दिन और जिया, और वो किताब खत्म करने के बाद अगले दिन उनके देहांत हो गई। ये कहानी सुन के मैं क्या बताऊं आपको, मेरा दिल बिल्कुल पानी के जैसे हो गए। आई वॉज वेरी मूव्ड। और जैसे कि मैं ये इसी ग्रेट इंडियन नावल के बारे में अगर सोचूं, तो जब कोई जवान लड़का या लड़की आती है मेरे सामने जो पैदा भी नहीं हुआ था जब ये किताब पहले निकला,
ये 1989 की छपी हुई किताब है और 1989 के बाद जन्म होने वाले विद्यार्थियों मेरे सामने आके मेरी दस्तखत मांगते हैं, तो मैं उसका जो सेटिस्फैक्शन है कि किताब जिंदा है और लोगों को अभी भी प्रभाव कर रहे हैं, ये तो मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि राजनीति की वजह से मुझे बहुत लोगों को मदद करने का मौका मिला है। कोविड के समय उदाहरण बोलूँ तो बहुत लोग जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी विदेश जाके वहाँ फंस गए थे, उन लोगों को यहाँ वापस ले आने के लिए जो मेरे जो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मैं उनको ये कर सका, ये सब के साथ और दूसरे जो बहुत सारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को बीमारी है उनको दवाई नहीं पहुंचा था, मैं किसी मंत्री को फ़ोन करके कोई कस्टम्स वेव करके वो दवाई ले आ पाए, ऐसी चीज़ों के लिए जब साधारण लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क ले आ सके, ये भी बहुत सेटिस्फाइंग है और ये राजनीति की तरफ से हो सकता है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि राजनीति में आपको राहुल गांधी के साथ काम करना पड़ता है। राहुल गांधी आपको संसद के लीडर बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये उन पर होता है, टिकट देंगे। कांग्रेस में अंदरूनी पॉलिटिक्स बहुत होती है आपके पार्टी में। कम से कम जब आप अपनी किताब लिखते हैं कोई पॉलिटिक्स तो नहीं होती, आपको आप और आपके किताब, आप और आपके कंप्यूटर के बीच में एक रिश्ता होता है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद आपको लिखने में एक सुकून मिलता है। तो शायद जब आप राजनीति करते कहां फंस गए कांग्रेस पार्टी में, केरल में शशि थरूर को कैसे गिराना है, कैसे ऊपर करना है, उसी में आप फंस जाते हैं आपके नेता। देखिए राजदीप, आप नेता के बारे में सोच रहे हैं, मैं तो मूल्यों के बारे में सोचता हूँ। राजनीति में मैं क्यों हूँ, आपको पता था कि मुझे एक दूसरा करियर था यूनाइटेड नेशंस में, तो 29 साल काम करने के बाद मैं वापस आया। मुझे वैसे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पेंशन भी है यूएन से, मैं तो लेखक भी हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, मैं भाषण दे सकता हूँ, शायद एक दिन एक यूट्यूब चैनल आपके जैसे चला सकता हूँ, क्या मालूम। लेकिन मैं समझा कि एक लोकतंत्र में राजनीति से कोई बेहतर उपाय नहीं है हमारे देश में बदलाव लेके आने के लिए और जनता के लिए सेवा करने के लिए। और इसलिए मैं राजनीति में आया कि मेरे मन में एक ऐसा संकल्प था कि भारत कैसे होना चाहिए और इस संकल्प को यथार्थ बनने के लिए किस किस्म का काम किसके साथ करना है। तो ये सिर्फ विकास की बात नहीं, विकास तो बड़ी ज़रूरी है हमारे देश के लिए। ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं, क्योंकि सुरक्षा भी बड़ी ज़रूरी है, डिफेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सिर्फ विदेश कार्यों की बात नहीं, लेकिन विदेश में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है। विदेश कार्य तो मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इतने साल काम करने के बाद वापस आके एक बार मैं मंत्रालय में काम किया, विदेश कार्य मंत्रालय में, 2 बार मैं विदेश कार्य समिति जो पार्लियामेंट में है उसका अध्यक्ष स्थान में ले सका, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ वो भी नहीं है, तो क्या है, मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे समाज में ये भाईचारा होने चाहिए, ताकि भारत के जो बहुस्वरता है, जो विविध किस्म के लोग, अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, इन किस्म के बैकग्राउंड के लोग सारे एक साथ रह के एक ही किस्म के सपने एक साथ देखे, भारत को एक मजबूत और शानदार देश बनाए। तो इस संकल्प में मैं राजनीति में आया हूं और इसलिए ये सब क्षेत्र में काम करने की कोशिश में मैं 15 साल रहा हूं। जब तक हमारे वोटर्स हमें ये मौका दे देंगे तो मैं ये आगे बढ़ाने की कोशिश में मैं हूं। लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ है मेरी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये तो है, बड़ी ज़रूरी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोग मुझे ये, उनके विश्वास मुझ पे रखा है, उनके भरोसा मुझ पे रखा है, इसको तो नेचुरली मुझे फुलफिल करने की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके अलावा मैं भी व्यक्ति हूँ आपके जैसे, मैं भी, मालूम है राजीव क्या कर रहा था, यहाँ तक मेरे जैसे क्रिकेट देख रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच चल रहा है। व्यक्ति के रूप में हमारे नेचुरली हमारे प्राइवेट इंटरेस्ट भी होंगे, और मेरे इंटरेस्ट ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी तरह खेले। अभी कुछ आधा घंटा से कोई प्रॉब्लम्स है ग्राउंड पे, लेकिन देखेंगे
हम तो अभी दिलचस्प इस मैच को फॉलो भी कर रहे हैं। सो वी आर ऑल दीज थिंग्स राजदीप, डोंट टाइप कास्ट मी। नहीं मैं टाइप, मैंने आपको कहा आप ऑलराउंडर है, आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, आप लिखते हैं, आप नेता हैं, आप बड़े बड़े शब्द अब हिंदी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक आपकी छवि बनी थी कि शशि थरूर केवल अंग्रेजी में बड़े शब्द करते हैं, आपने कौन सा एक शब्द अभी यूज किया? विविधता के साथ एक बहुसंख्य, नहीं, बहुत स्वरता, बहुस्वरता, अलग अलग किस्म के स्वर है हमारे तो देश। मुझे लगा कि अब तक आप केवल अंग्रेजी में लंबे शब्द करते हैं, अब आप हिंदी में भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन इतनी काबिलियत आप होने, मेरी मलयालम नहीं सुनी अब तक? नहीं मैंने आपकी मलयालम नहीं सुनी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इतनी खूबियों होने, और ये आखिरी मेरा पॉलिटिकल सवाल है, इतनी खूबियां हैं आप में, फिर आपकी पार्टी आपको बड़ा नेता क्यों नहीं बनाती? ये कहां आपकी पार्टी में केवल एक परिवार से नेता आना पड़ता है तभी वो नेता बनते हैं? आप तो अब आप अगर बन जाएंगे, ये मध्यम वर्गीय यंग लेडीज जेंट्स सब आपके साथ आएंगे, क्यों? सही है ना? तो आप क्यों नहीं कांग्रेस के नेता बनते? आपको पता है कि मैंने कोशिश किया और क्या हो गया, हार गए। तो बस यही, अगर किसी और को, अगर कांग्रेस पार्टी चाहते थे कि खड़गे साहब अध्यक्ष बने तो खड़गे साहब बनाया, बहुत अच्छा अध्यक्ष है, मैं तो कोई शिकायत नहीं करता हूँ। लेकिन ये कोई भी नहीं कह सकता कि मैं कोशिश नहीं किया, मैं हर चीज़ के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रियलिटी भी पहचानने की ज़रूरत है राजनीति में, कि रियलिटी ये है मेरी पार्टी के अंदर, तो मैं उसको मान लिया। सर किताबों पर आते हैं, आपने एक किताब कुछ सालों पहले लिखी थी तो बहुत चर्चित हुई थी, शायद इसी किताब के लिए आपको साहित्य अवार्ड और कई पुरस्कार मिले थे। ये अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत को लूटा उस पर किताब थी, और ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप जितने भी लोग हैं जरूर पढ़िएगा। इनग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, जिसको बाद में अंधकार काल, आपने उसके बाद का ईरा ऑफ डार्कनेस, अंधकार जो हुआ है देश में, अंधकार काल है हिंदी टाइटल जी, अंधकार काल, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये मुझे बताइए, ये किताब लिखने के बारे में आपने कैसे सोचा कि इस पीढ़ी को क्या वो दिखाना है कि जो अंग्रेजों ने इस देश के खिलाफ किया, जिस तरह से भारत को लूटा, क्या वजह थी कि आपने सोचा कि इस पर मुझे लिखना है? देखिए, पहली बात यह है कि मुझे ऐसे कोई इरादा नहीं था। मुझे ऑक्सफोर्ड में एक भाषण देने के लिए, एक डिबेट में भाग लेने के लिए बुलाया हुआ था, और उसमें मैंने जब भाषण दिया इसी विषय पे और उनको यूट्यूब में लगाया गया था, मुझे ये आश्चर्य लगा कि एक दिन के अंदर 30 लाख लोग उस भाषण को देखे, और भारत के सारे ट्विटर में बिल्कुल आग जैसे लगे थे। संसद में हमारे स्पीकर मेम साहब सुमित्रा महाजन की तारीफ की, प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा कि आपने दिखाया टू से द राइट थिंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो ये इतना, मतलब बहुत कुछ महीनों के लिए यही बात चल रही थी हमारे देश में। तो मेरे पब्लिशर मुझे फ़ोन करके कहा कि इसके बारे में आप किताब लिखिए। तो मैंने कहा लिखने से क्या फ़ायदा, सब तो जानते हैं। और उनका जवाब था नहीं, अगर सब जानते होते तो आपकी स्पीच इतना वायरल नहीं बन जाते। तो इसलिए मैंने किताब लिखा, क्योंकि शायद हमारे ये पीढ़ी जो है, अगर शायद इतिहास नहीं पढ़े या पढ़ने के वक्त ध्यान नहीं दिए या याद नहीं रखा, मुझे क्या मालूम, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानकारी होती थी। इसलिए मैं चाहता था, मैं जवानों को यही कहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता आप कहाँ से आए तो आप कैसे समझेंगे कहाँ जाना है? If you don't know where you have come from, how will you appreciate where you're going? तो यही इरादा था मेरे कि आप ज़रा रास्ते पे दिखाएं कि पीछे क्या हुआ था, ताकि आगे हम ये गलतियां को अवॉइड करके हमारे देश को अच्छे करें। आपके कई अंग्रेजी दोस्त हैं, उन्होंने क्या कहा जब आप लंदन जाते हैं? आपने उन्हीं के सामने उनकी तस्वीर दिखाई थी उनके देश की, किस तरह से 200-300 साल से अंग्रेजों ने भारत को लूटा था। तो आपके अंग्रेजी दोस्तों ने जब किताब पढ़ी, उन्होंने क्या कहा? देखिए, आप हैरान होंगे, वो लोग अपोलोजाइज करने लगे, आके कहा कि माफ़ कीजिए, हमें ये सब पता नहीं था, ऐसे कभी नहीं करने चाहिए था हमारे बुजुर्गों ने। तो मैंने कहा लेकिन किया है, ये है सारे सबूत। और मैं अभी भी, मुझे याद है एक दिन ऑस्ट्रेलिया में मैं एक भाषण दिया था जलियांवाला बाग के बारे में, जो कुछ हुआ था जी। उसके बाद बहुत लोग आए, किताब लेके आए दस्तखत के लिए। एक अंग्रेज आए थे, उनकी आंख में
मैं वो रो रहा था और एक कागज उनके हाथों से मुझे दिया, कागज में लिखा था आई एम ब्रिटिश, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज। तो ये देखिए, अगर भारतवासियों, इसकी घमंड की कोई जरूरत नहीं, हम तो जो कुछ महसूस किया ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर जिसने ये किया था उनके बच्चों और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसको कोई आइडिया नहीं कि ये सब हुआ था उनके नाम पे, और वो लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे सिविलाइज देश है, सब लोग हमें तारीफ कर रहे हैं, ब्रिटेन तो देश के लिए ये सब किया। तो ये अच्छी बात है कि उनको समझाना चाहिए। और मैं भी ब्रिटिश टेलीविजन में जब मेरी किताब की प्रमोशन चल रही थी, मैं तो बहुत टीवी शोज में यही कहा कि आप लोग शायद समझा नहीं है कि आपके तरफ से एक सिंपल अपॉलॉजी देना कि देखिए हमारे देश में एक्चुअली आपको मालूम है, हम तो थैंक यू और सॉरी तो हमारे भाषाओं में ऐसे कोई लफ्ज़ नहीं है, हमको इन्वेंट करना पड़ता है। धन्यवाद तो एक काफ़ी नया शब्द है। हम तो हमारे कॉन्डक्ट से दिखाते हैं कि हम रिग्रेटफुल है या हम खुश है, हम ग्रेटफुल है, आभारी है। लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए, अंग्रेज़ों से मैं कहता हूँ कि आपकी एक जिम्मेदारी है आपके नए पीढ़ियों को ये सिखाने को। लंदन में इतने सारे म्यूजियम हैं, सारे चोर बाजार है, सारे चोर बाजार है, दूसरों देशों से चीज़ें लेके आके अपने देश में रख के म्यूजियम बना के वो लोग लोगों से पैसे कमा रहे हैं। छोड़ो, मैंने कहा कि ऐसे आप एक म्यूजियम क्यों नहीं बनाते हैं आपके कॉलोनियल एट्रोसिटीज़ के बारे में, कि आप इंपीरियलिज्म में क्या क्या किया लोगों के खिलाफ, इसको भी आपके नई पीढ़ी को दिखाइए। दूसरी बात यह है कि आप जब इतिहास पढ़ाते हैं आपके स्कूल्स में, आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि असलियत क्या थी अपने अपने इतिहास के बारे में। आप सारे रोजी कलर पिक्चर्स करते हैं, आपके टेलीविज़न में अगर ब्रिटिश एम्पायर के बारे में सुनते हैं तो सब कुछ क्रिकेट मैचेस और टी पार्टीज़ की दिखाते हैं। जो लोगों के खिलाफ किया, जो जलियांवाला बाग में हुआ था, जलियांवाला बाग में, जिसको दिल्ली में हमारे जो इंडियन म्यूटिनी के बाद जो 1 लाख औरतों बच्चों को आपने मैसेकर कर दिया, इसके बारे में कोई भी जानकारी है किसी आपके? क्या आपके बच्चों हिस्ट्री के डिग्रीज ले सकते हैं ये सब बिना जान के? और उनका जवाब है कि वो लोग हैरान हो गए, वो लोग सरप्राइज, उनको मालूम नहीं था कि ये सब था उनके इतिहास के यथार्थ। तो मैं सिर्फ ये चाहता था कि लोगों की आंख खोलो हमारे देश के लोगों के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ये नफरत पैदा करने के लिए है। मैं हर बार कहता अंग्रेजी में, लेट अस नॉट फॉरगेट बट लेट अस फॉरगिव, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। ये तो एक सिंपल नारा है मेरे तरफ से। जानना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ेंगे। हम तो दोनों स्वतंत्र देश हैं, उनसे हमारा कोई भय नहीं है। दे आर नॉट ओवरऑइंग अस इन एनी वे। उनको अपनी काम कर दीजिए। हमारी इकोनॉमी भी उनसे भी बढ़ गया है। अभी कुछ 2-3 साल से हमारी इकोनॉमी उनसे भी बड़े हैं, $3 ट्रिलियन के हैं उनके, और हमारे उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो मैं उनसे कहूँगा, देखिए हमें तो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इतिहास भी जानना चाहिए, इतनी ही बात। मुझे लगता है उस किताब लिखकर आपने बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा एक तरह से की, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी को वहाँ ब्रिटेन में और इंडिया में ये जानकारी दी वाकई क्या हुआ था। मुझे लगता है समय आ गया है कि कोहिनूर डायमंड लौटाया जाए और वहां के जो किंग और क्वीन है वो माफी मांगे जलियांवाला बाग के लिए, कम से कम माफी मांगे, ताकि सबको सब अंग्रेजों को जानना चाहिए कि जलियांवाला बाग में हुआ क्या। देखिए राजीव, मैं तो यही मांगा था कि माफी मांगिए। और आपको शायद पता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री माफी मांगा, क्योंकि एक ऐसा दुर्घटना हुआ है, कोमागाटा मारू एक जहाज थी, और उनको वो लोग वापस भेज दिए ब्रिटिशों के हाथ में। और हमारे बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी, बहुत सारे लोग के देहांत भी हो गए उसके बाद। और उसके लिए 100 साल के बाद जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर माफ़ी मांगा। तो मैंने कहा कि आप ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि जलियांवाला बाग की सेंटिनरी शताब्दी आने वाली थी। मैंने कहा कि सेंटिनरी पे आप इसके लिए माफ़ी मांगे, और इससे बहुत सारी चीज़ ठीक हो जाएगा हमारे आपस में। तो पहले यहाँ के हाई कमिश्नर मुझे एक साइड पे लेके आके कहा, शशि जी आपका ये माफ़ी मांगने का डिमांड आप छोड़ दीजिए, ये कभी होने वाला नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? उसने कहा देखिए, अगर आपसे माफ़ी मांगे तो हमें तो 130 देश से, मतलब 130 देश से माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो मैंने बोला, हंस के बोला, शायद
शायद सिर्फ भारत नहीं, दूसरे देश में है, लेकिन सारे देश का हाल एक नहीं था। अगर सिंगापुर या हांगकांग देखेंगे तो कुछ नहीं था, वहाँ सिर्फ पत्थर थे, बैरन रॉक्स थे। आपने वहाँ एक देश बनाए तो वहाँ माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत जिस किस्म की सिविलाइजेशन को आपने नष्ट किया, जिस किस्म के लूट आपने किए, ये शब्द लूट भी अंग्रेजों ने चोरी किए। अभी अंग्रेजी में लूट इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी शब्द के, लेकिन वो भी हमसे तो मैंने कहा यू टुक द वर्ड लूट इनटू योर डिक्शनरीज एज वेल एज योर हैबिट्स। तो यही किया था ये लोग कि आपके आदत और आपके डिक्शनरी दोनों, आपके शब्दकोश में भी हमें हिंदी से आपने ये छीन लिया ये शब्द। ये सब करने के बाद आपको कुछ माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसने हंस के चला गया, लेकिन कुछ महीने बाद मुझे वापस बुलाया। उसने कहा देखिए आपको शायद ये अच्छा लगेगा, आपकी डिमांड के बारे में एक नोट अभी कैबिनेट तक पहुंचने वाला है कि ये करना शायद उचित है। तो मैंने इंतज़ार किया। उसने कहा देखिए खबर मिली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंच गए, आप जलियांवाला बाग की शताब्दी को आप इंतज़ार कीजिए, शायद कुछ होने वाला है। तो मैं भी उस दिन संसद का दिन था, मैं बहुत इम्पेशेंट इंतज़ार कर रहा था। खबर आई कि टेरेसा मे प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलेगी। तो मैं सीक्रेटली मुस्कुरा रहा था कि देखिए ये मेरी मांग अभी पूरी हो गई। वो आई, बोली, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। उसने कहा ओ वी रिग्रेट द इवेंट्स ऑफ दैट डे। इसका मतलब क्या है? हमें खेद है, जो कुछ हुआ उस दिन में हमें खेद है। ये बिल्कुल एक ही चीज़ नहीं है। माफ़ी मांगना अलग होती है, वो नहीं कर सके। जैसे राजीव ने कहा कि उनकी राजा रानी आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो राजा रानी के नाम पे ही किया था, सब कुछ तो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ऐसे। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कोई प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को वोट हारने की खो जाने की डर है, तो मॉनर्की में क्या दिक्कत है? वहाँ तो कोई वोट तो नहीं मिलने वाला, जाके कर दीजिए, इट विल बी अ नाइस थिंग टू डू। और मैंने हंस के कहा एम्बेसडर को कि आप मेगन मार्कल को भेज दीजिए, आपको ज़्यादा काम नहीं उनके नाम, वो आपके रॉयल परिवार के नाम। अब तो वो रॉयल परिवार से बाहर हो गए, लेकिन जब थी वो अगर आके माफ़ी मांगे तो कुछ ना कुछ तो सिंबॉलिक हो सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों को ये करना बहुत मुश्किल है। और शायद ये भी अभी इंतज़ार करने में कोई फ़ायदा नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तो हम आगे जाएंगे। मुझे मालूम है इस विषय पे कि जब मैंने ये भाषण दिया और प्रधानमंत्री मेरी तारीफ़ की कि बहुत हमारे उनके विदेश कार्य मंत्रालय में और हमारे विदेश कार्य मंत्रालय में लोग काफ़ी चिंतित रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रथम विजिट इंग्लैंड में होने वाला था। तो वो उनकी ट्रिप की तैयारी में लोग कहा कि वो प्रधानमंत्री ऐसे कुछ वहाँ बोलेगा तो सारा ट्रिप बिगड़ जाएगा। उनका स्पीच राइटर मेरा एक दोस्त था, वो विदेश कार्य मंत्रालय का ऑफिस था, वो मुझे फ़ोन करके बोला कि क्या करें। तो मैंने कहा सिंपल बात है, आप सिर्फ ऐसे कहिए कि दूसरों, अदर्स हैव टॉक्ड अबाउट द पास्ट, आई वांट टू फोकस ऑन द फ्यूचर। कल के बारे में दूसरों तो कहा है, मैं तो आगे देखना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री लंदन जाके इसी किस्म के भाषण दिए और विजिट बहुत सक्सेसफुल रहा। आपने प्रधानमंत्री का काफी जिक्र किया है, लेकिन आपने अपने किताबों में, आप तो कांग्रेस पार्टी से आते हैं और आप तो मोदी जी और भाजपा की बहुत आलोचना करते हैं। आपने दो किताबें मुझे याद है, एक काफी विवादास्पद थी और मैंने पढ़ी भी, वाई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, और उसमें आपने हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क दिखा है कि हिंदू होना कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। हिंदुत्व जो है आप समझते हैं वो राजनीति है, वो राजनीतिकरण है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में आपने फर्क बताया उस किताब में। फिर आपने एक किताब लिखी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री पे, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, कि एक वो दुनिया के सामने एक प्राइम मिनिस्टर है और अपने प्राइवेट वर्ल्ड में एक दूसरे किस्म के इंसान है। तो मैं जानना चाहता हूं ये कैसे आप ये वाई एम अ हिंदू पर बात करते हैं, हिंदुइज्म और हिंदुत्व, इसमें आप क्या फर्क देखते हैं? क्योंकि आप कहते हैं मैं आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है, क्या फर्क है? बहुत बहुत बड़ा फर्क है। हिंदू धर्म जो मैं समझा, और मेरे पिताजी, मेरी परिवार तो हिंदू परिवार है, और जिसमें मुझे जो सिखाया मेरे पिताजी और परिवार, ये है कि एक व्यक्ति जैसे अपने
क्रिएटर की तरफ देखना चाहते हैं, हिंदुइज्म सारे मार्ग को खुला दिखाते हैं लोगों को। आपको ये समझना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी तरह दिखाया, शिव महिम्न स्तोत्रम है एक मंत्र है जिसमें उसने बताया कि जैसे कि कई नदियाँ, कुछ स्ट्रेट, कुछ ऐसे ऐसे वाइंडिंग करके, कोई पहाड़ से, कोई वैली से एक ही समुद्र तक पहुंच जाते हैं। हर किस्म के प्रार्थना, हर किस्म के धर्म, हर किस्म के मजहब एक ही ब्रह्मन पे पहुंच जाता है। तो इसलिए जैसे अल्लामा इकबाल ने लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और यही है हिंदू धर्म का भी सिखाना कि आप किसी किस्म के भी आपका ब्राह्मण को आप संकल्प कीजिए, ये आप और आपके ब्राह्मण के अंतर के बीच में है, इसमें तो कोई किसी और का लेना देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की रूप आप एक औरत देखें जो 10 आर्म्स है और एक सिन्हा पे चल रही है दुर्गा, अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि आप जो प्रार्थना करेंगे एक हाथी के सिर में एक मोटा आदमी बैठ के लिख रहा है गणेश जी, वो भी ठीक है। और बाय सेम लॉजिक अगर कोई चाहता है कि उनके मन में भगवान एक ब्लीडिंग मैन है, एक क्रॉस पे, कैसे बताऊं, मलयालम में कुरिश है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं फॉर क्रॉस जो है, जो आप मालूम है, तो वो भी लॉजिकल है। मतलब हिंदुइज्म में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं इसमें, सारी एवरी वे ऑफ रीचिंग आउट टू गॉड इज इक्वली वैलिड। तो इसलिए हिंदुइज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक यह है एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस। हम ये फ़र्क को मान लेते हैं कि हर किस्म की वर्शिप ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं। हिंदू कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ एक ही किस्म की राय ठीक है, एक ही किस्म का मज़हब ठीक है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है सब कहने के लिए, लेकिन एक अंग्रेज़ी में जो लिखा है इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, मैं हिंदू क्यों हूँ, इस किताब में। लेकिन हिंदुत्व, ये हिंदू कॉन्सेप्ट को लेके, ये संकल्प को लेके बहुत नैरो करते हैं, बहुत छोटे मन के लोग अनफॉर्चुनेटली इसको, इससे राजनीति बना है कि जैसे ब्रिटिश फुटबॉल हुलिगन्स होते हैं जो सिर्फ हमारी टीम ठीक है, दूसरे टीम के लोगों पे आप सिर पे मारेंगे, इस किस्म की चीज़ को, हिंदू धर्म को रिड्यूस करना बहुत बुरी बात है। यही था एसेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में ज़्यादा बोलना, मुझे शायद मेरी हिंदी वोकैबुलरी एडिक्वेट नहीं होगा इसके लिए, लेकिन मैं यही बताना चाहता था कि हम सबको अगर स्वीकार करें, हम असली हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये हिंदुत्व का कई बहुत प्रचार होता है, खासकर कि चुनाव के समय पर, कि हम हिंदुत्ववादी हैं। और कुछ लोग समझते हैं, जो आपने आज बात की, कि हिंदुइज्म की सबसे बड़ी खूबी है कि हर एक तरह से एक टॉलरेंस है, एक सिर्फ टॉलरेंस है। विवेकानंद ने कहा सिर्फ टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है। ये जो शब्द है कि सबको एक तरह से आप एक्सेप्ट करते हैं। आज के जमाने के कई लोग समझते हैं ये हिंदुइज्म की कमजोरी है कि कहीं ना कहीं हिंदी में ये शब्द भी नहीं है सेक्युलरिज्म के लिए, जो कांग्रेस और हमारे संविधान में भी है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। कई लोग समझते हैं ये कमजोरी है हमारी आज के जमाने की, ये हिंदुइज्म ने भी अपनी एक तरह से एक ताकत आजमानी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं जब खासकर कि चुनाव के टाइम पर इस तरह के भाषण होते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, आजकल नया नारा लगा है, कटेंगे तो बटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगता है। तो किस तरह से देखते हैं जब इस तरह के नारे खासकर कि चुनाव के टाइम पर होते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं, आपने उनका जिक्र किया, एक है तो सेफ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे देश की राजनीति में इस किस्म के जो धर्म जाति का दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ वोट लेने के, लोगों की वोट छीनने के लिए इस किस्म के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब एक हैं भाई। जैसे इकबाल को एक और बार कोट करूं, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, और इस हिंदुस्तान को अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में अगर हम आपस में ऐसे ऐसे लोगों को मजहब के नाम पे या जाति के नाम पे उनके ऊपर आरोप लगाए, उन पे आक्षेप किया, तो मेरे ख्याल में नष्ट हमारा देश का है, पूरा देश का है, हमारी सोशल हार्मनी खराब हो जाएगी। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हम सब एक साथ रहें।
नहीं तो आप कह रहे हैं, नहीं धर्म- आपकी पार्टी भी जाति जनगणना की बात करती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो कोई जाति पर बांटता है, कोई धर्म पर बांटता है। आप सब लोग रोटी सेकते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, यह सच्चाई है। कोई हिंदू वोट बैंक की राजनीति करता है, कोई मुस्लिम वोट बैंक की करता है, कोई यादव के नाम पे वोट लेता है तो कोई लेगा दलितों के नाम पर, तो कोई कहेगा ब्राह्मणवादी अपर कास्ट राजनीति। तो इस तरह की राजनीति से, ये तो हकीकत है। आप लेखक हैं इसलिए आप कह रहे हैं कि हमने इन सब चीजों से दूर हटकर एक नई राजनीति बनानी चाहिए। लेकिन सच्चाई तो शशि जी आप जानते हैं, हर राजनेता वोट बैंक की राजनीति करता है। लेकिन करना नहीं, मेरे ख्याल में मैं मोदी जी के खिलाफ क्यों बोला है? मैंने कहा कि देखिए, जैसे आप दुनिया में जाके बोलते हैं हमारे देश के बारे में, क्योंकि देखिए मैंने तारीफ भी की मुझे मोदी को कि इस्लामिक देशों के साथ हमारे बंधन इतने अच्छे हैं आजकल। गल्फ राज्यों में मेरे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। वहाँ के नेताओं मुझे साफ बताया कि देखिए भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत बहुत मजबूत है। तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी को, जैसे आप मुसलमानों के साथ इतनी दोस्ती दिखाते हैं विदेश पे, तो भारत में उनको इतने क्यों आप नफरत दिखाते हैं? तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस्लामोफोबिया हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे हम बाहर भी नहीं दिखाते हैं। हम एक ही चेहरा पूरा दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि हम सबको सम्मान देते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सबके साथ हम जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ यह है कि रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर। मैं जैसा प्रार्थना करता हूं, मुझे क्या लेना था कि राजदीप प्रार्थना किया या नहीं किया? मुझे क्या लेना था कि किस किस्म का प्रार्थना किया, किस भगवान को वो पसंद करता है? वो तो उनका प्राइवेट अफेयर है। यही था मेरे ख्याल में हमारे ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली अगर आप ऋग्वेद सब देख लेते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ये था, ये निर्गुण ब्राह्मण। निर्गुण ब्राह्मण का क्या मतलब होता था कि ब्राह्मण किसी कोई जानते नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक संकल्प है। लेकिन कुछ सैकड़ों के बाद ऋषियों समझ लिए कि ये निर्गुण ब्राह्मण साधारण लोग को समझना बहुत मुश्किल बात थी। वो देख जाके पेड़ और पहाड़ और नदी को वर्शिप कर रहे थे। तो ऋषियों ने कहा नहीं, हमें तो एक सगुना ब्राह्मण की जरूरत है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा देखिए, किसी को पता नहीं कि ब्राह्मण कैसे है, कैसे लगेगा। तो बेस्ट है कि सारे इंसान जो उनके मन में कुछ चाहेंगे, उनको वर्शिप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, वो अपने आप ही वो लेट हिम चूज व्हाट ही वांट्स टू। इसलिए हमारे तो अभी भी कहते हैं कि 330 करोड़ नाम है भगवान का, 330 रूप है भगवान का। आप जो भी चाहिए उसको लेके आप प्रार्थना कीजिए, कोई भी आइडियल क्वालिटीज को कीजिए। क्यों? क्योंकि किसी को इस पे कोई मोनोपोली करने का हक नहीं है। ये जब हिंदू ऋषियों ने समझ लिए, हमारी राजनीति में क्यों हम करना चाहते हैं कि सिर्फ एक रूप ठीक है, सिर्फ एक नाम ठीक है, सिर्फ एक धर्म ठीक है, एक ही किस्म की प्रार्थना ठीक है, ये ठीक नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। यही मैं आपको समझना चाहता था राजदीप, कि मेरे आइडिया यह है कि हमारे देश की विकास के लिए, हमारे देश को कैसे बेहतर बनाएं, यह है राजनीति का बिजनेस। धर्म हमारी राजनीति और राजनेताओं का बिजनेस नहीं है। तो आप कह रहे हैं आपके परिवार में, आपके मंदिर में, आपके मस्जिद में आप कर दीजिए, आपके धर्म आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें राजनीति में लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं धर्म को बिल्कुल राजनीति से अलग होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन धार्मिक देश में क्या वाकई ये हो सकता है, या ये केवल एक आइडियल सिचुएशन आप हमारे सामने? हकीकत कुछ और है। हकीकत तो लोग जाते हैं, आप ही के नेता एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं चुनाव के पहले, कोई और मस्जिद में जाता है। सवाल तो ये है ना, असलियत कुछ और है। असलियत है कि लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं, धर्म के ठेकेदार लोग बन गए हैं, ये असलियत है। ये ठीक नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जो हकीकत के बारे में कह रहे हैं वो सच है। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा, मैं लिखा भी है कि धर्म निरपेक्षता हमारे देश में नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी धर्म से दूर नहीं रहना चाहते हैं। धर्म तो हमारी जिंदगी में है, हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, हमारे मंदिर में है। तो धर्म निरपेक्षता नहीं चलेगी, लेकिन पंथ निरपेक्षता तो जरूर चल सकता है कि सरकार सारे पंथ से दूर रहे, सारे मजहब से दूर रहे, किसी को फेवरेटिज्म नहीं करे, किसी के खिलाफ नहीं बोले। तो यही हम चाहेंगे कि सरकार अपना बिजनेस करे, अपना काम करे, देश की भलाई के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें।
सरकार का बिजनेस धर्म नहीं है, बस यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता के लिए नहीं, पंथ निरपेक्षता, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मैं चाहता हूं कि आपके नेता भी इसी तरह से ये जो आप कह रहे हैं अपनी असली जिंदगी में अपने जब प्रचार करते हैं ये बात मानकर आगे चले, नहीं तो हम एक दूसरे को बांटते रहेंगे। मेरे पास 4-5 मिनट है, मैं कुछ सवाल लूंगा। आप बड़े जोर से बात कर रहे थे, डिस्कशन के बीच में मत करिए, लेकिन अब मैं आपको मौका दूंगा। आपके पास माइक है, एक अगर माइक है तो माइक लीजिए। किसी के पास अगर माइक हो, माइक देने के लिए कोई खड़े नहीं है तो क्या आप होगा? आपकी आवाज अगर जोर से आप बोल सको तो बोलिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि बांग्लादेश ठीक है, ठीक है, आपका सवाल वो जवाब देंगे। और सर एक सवाल और है मेरा, तो जैसा सर ने बोला। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया जी, अगर इस देश में मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है तो उसके बारे में भी बात होनी चाहिए बिल्कुल या सर, केवल होनी चाहिए। हिंदुओं के बारे में? सर वो जिस प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब दिया हाँ, मैंने। प्लीज दीजिए। अगर बांग्लादेश सर के मुझे बारे में मौका पूछा नहीं गया- मिल पाएगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूं सर, इसलिए लेकिन सिक्योरिटी मुझे पर्सन भी बोल बोलने रहे थे दीजिए यू आर नॉट कि सपोज्ड मैं टू। तो बांग्लादेश आप में जो कुछ हुआ इनको उसके जवाब बारे में देने लिखा दीजिए। हूं, आप गूगल कर दीजिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है, मैंने बोला भी है, तो ये नहीं है कि मैं दूसरों देशों के बारे में बोलने में हर कोई इंसान- डर नहीं। सर उनको आप जवाब देने दीजिए। आपने सवाल आपने कुछ पूछा है, पूछा। उनका कहना है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो होता है या जम्मू एंड जो कश्मीर में मैं- पंडितों के खिलाफ होता है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, जो कश्मीर के बारे में जो कुछ हुआ है, क्योंकि मेरी बीबी तो पंडित थी, बांग्लादेश में आजकल जो कुछ हुआ है इसके बारे में सब कुछ मैं कह दिया हूँ। ये नहीं कि मैं से डरा हूँ या मैं से दौड़ जाता हूँ दूर। मैं इस सारे विषय पे बोलने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं अपने देश के बारे में मेरा मन दिखाए, मैं दूसरों के बारे में भी बोलने के लिए तैयार हूँ। आप गूगल करके देखिए, सब कुछ है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फिर वो मैं वो संक्षिप्त ठीक में- नहीं है, लेकिन हम क्या नहीं, एक उनके मिनट, जैसे सर। होना चाहते हैं? सर एक मिनट, हिंदू हो बांग्लादेश में या किसी मुस्लिम को अपने जब प्रोफेशन में टारगेट किया गया, वो केवल अपना काम कर रहा है उसे टारगेट किया, आप कह रहे हैं किसी भी इंसान को अपने धर्म के नाम पर टारगेट करना गलत है क्या? मैं बिल्कुल गलत है। फिर वो बांग्लादेश में कश्मीर- गलत है, फिर वो- पाकिस्तान में गलत है, भारत में गलत है। जो कुछ कश्मीर में हुआ था बहुत बुरी बात है, हम कहेंगे। इसमें तो छुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लेकिन इंसानियत के लिए तो बोलना, भारत के अंदर भी बोलना चाहिए ना। तो इंसानियत को ऊपर रखिए, धर्म को नहीं, राइट? बिल्कुल। ह्यूमैनिटी अबव रिलीजन। यस मैडम, वन मोर क्वेश्चन। यस द लेडी हियर। मैडम ये आगे 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 नहीं, यहां लीजिए मैडम को पहले, फिर आपको आगे एक लास्ट क्वेश्चन, वहां पहले लेडी हियर। लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। मैडम प्लीज। जी मैम, थैंक यू जी। अच्छा, थैंक यू सर। सर एक छोटा सा मेरा सजेशन है, थोड़ा आपकी- माइक नजदीक है। आपकी सोच बहुत अच्छी है कि सब लोग मिलके रहें, मिलके काम करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। एक आम आदमी भी यही सोचता है सर, वो अपने परिवार को संभाले, घर परिवार को संभाले, बिल्कुल। सब मिलकर काम करें, एक इंसानियत के रिश्ते को समझे और इसी से हमारी इकॉनमी आगे बढ़ेगी। बट सर फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी के प्रो अगेंस्ट में नहीं हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जब भी कोई आता है उसको अपने वोट बैंक के लिए किसी ना किसी को, हमने देखा है 90s में कांग्रेस ने मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी फॉलो की है, अब हिंदू अपने कंपल्शंस में। तो मैं ये कहती हूँ सर आपका इतना अच्छा विजन है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, आपको नेता बनने के लिए लड़ना भी नहीं पड़ेगा और सब आम आदमी आपको सपोर्ट करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए बात यह है कि मुझे एक चीज में सबसे मांगना चाहिए, एक सिंपल प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप कोई पुजारी के लिए वोट दे रहे हैं या कोई सरकार की काम करने के लिए वोट दे रहे हैं? आप ये भी सोच लीजिए, अगर वो लोग आपके वोट मांगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वगैरह, आपको ये भी पूछना चाहिए कि किस काम के लिए मैं चुन रहे हैं इस लोगों को। चुनाव का मतलब क्या है? कोई स्थान के लिए है ना, और इस स्थान से क्या होगा? सरकार चलाएंगे। कोई मंदिर चलाने के काम नहीं है उनका, उनका काम है सरकार चलाना। तो ये मन पे रखे, वोट दे दीजिएगा, बस यही मेरा मांग है आपसे। सॉरी जी मैडम। हाय, आप लोगों को इतनी ऑब्जेक्शन हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे। इन इंग्लिश व्हेन वी स्पीक वी से यूनाइटेड वी स्टैंड,
divided we fall. What does that mean? It is the same thing. It is the same thing. You accept in English. You have objection when it is the same thing is spoken. No, I'm in not Hindi. objecting. I'm agreeing. मैं you कहता are हूं not. कि भारत में, लेट हिम रिस्पॉन्ड नाउ मैम। मैम, मैं कहता हूं कि भारत में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब कुछ एक साथ रहने चाहिए। उनके अंदर, उनके आपस में बटलाने चाहिए। मेरे कंस्टिट्यूएंसी में तीनों मजहब के लोग हैं, और अगर मैं नॉर्थ इंडिया में चुनाव लड़ती तो सिखों भी होंगे, जैन भी होंगे। मैं कहता हूं कि उनके मजहब देखिए, बांटिए मत, काटिए मत, सबको एक ही देख लीजिए, मैडम- सबको यूनाइटेड रखिए। मैं कहता हूं कि भारतवासियों को यूनाइटेड रखिए आप। अगर एक है तो सारे भारतवासी एक रहना चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हिंदू एक है तो हिंदू सेफ है। मैं कहता हूं कि भारतवासी एक है, भारतीय एक है तो भारत सेफ रहेंगे। यही मेरा राय है। एक लास्ट मैडम ये होता है, स्लोगन एक बात होती है, स्लोगन के पीछे इरादा क्या होता है वो दूसरी बात होती है। अगर इरादा नेक है तो स्लोगन बहुत अच्छा है, जब इरादा नेक नहीं होता तब प्रॉब्लम होता है। तो आपने सोचना चाहिए कैसे कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है, किस इरादे से कहा जाता है, तब आपकी बात मैं मानूंगा। Correct. आप देखिए भारत को टुकड़े में बांटना मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। जब आप वही नेता जब कहते हैं टुकड़े टुकड़े और एक 80-20 की राजनीति के बारे में कहते हैं, तब इरादा साफ होता है। यस सर, लास्ट क्वेश्चन। जी प्रणाम आप दोनों को। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये धर्मनिरपेक्षता या फिर आपने अभी पंथ निरपेक्षता की नए शब्द अभी आपने कॉइन किया है, जाति निरपेक्षता कब आएगी? एक दूसरी बात, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसके विरुद्ध सारी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, बटेंगे तो बढ़ेंगे, इसे कब रोकेंगे? नहीं, मेरे जैसे आपके दूसरा प्रश्न जो था उसका जवाब मैं तो अभी दे चुका हूँ। आपका पहला प्रश्न जो था, देखिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे देश पे कोई भी बंटवारा हो जाए। एक बार तो हमारे सॉइल में बंटवारा, हमारी भूमि में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गए। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार हमारे आत्मा में बंटवारा हो जाए। आई डोंट वांट द सोल ऑफ इंडिया टू बी डिवाइडेड। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ आगे बढ़े। इसमें मज़हब का, जाति का फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि अंबेडकर साहब और नेहरू साहब एक विषय पे यूनाइटेड थे कि जातिवाद गायब हो जाना चाहिए इस देश से, और हम सब भारतीयों के रूप में सोचना चाहिए। अंबेडकर साहब ने कहा, आई वॉन्ट एवरीवन टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज एन इंडियन फर्स्ट, लास्ट एंड फॉरमोस्ट। ये अंग्रेजी में कहा था उन्होंने। हमारे जो भाईचारा की कमी है, इसको हम बदलना चाहिए। हमारी पार्टी क्यों मांग रहे हैं कास्ट सेंसस? क्योंकि आज तक आपको पता है कि आरक्षण के नाम पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिया जाता है, तो इसलिए असली आंकड़े जान के बेनिफिट्स देने चाहिए। ये है हमारी लॉजिक। कभी नहीं सर, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। इसका मतलब है अगर कल उस जाति जनगणना के बाद, अगर समझ लीजिए मेरे महाराष्ट्र में 30% मराठा निकले, तो आप क्या कह रहे हैं 30% आरक्षण उनको मिलेगा? नहीं। अगर उसमें कुणबी 15% निकले, 15% आरक्षण। मैं जानना चाहता हूं जातीय जनगणना के बाद क्या होगा? जातीय जनगणना करिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उनके बाद हम असली पिक्चर तो जानेंगे। ये नहीं है कि आप सब कुछ ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला से करें, क्योंकि अगर कोई कामयाब व्यक्ति हो और उनकी कम्युनिटी बहुत छोटी है, उसका मतलब नहीं है कि उनको सिर्फ उनका हाथ खोले के आप रखेंगे, उसका सिर नहीं रखेंगे सरकार के अंदर, क्योंकि परसेंटेज इज नॉट बिग इनफ। इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको असली हकीकत जानने दीजिए। और मैं इस विषय पे, मेरा सोच शायद ज़रा सा अलग है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझा मेरी पार्टी की मांग से कि हम सिर्फ एक्चुअल आंकड़े जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कितने लोग हैं, क्या सब है। जब लोग आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशंस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में जब विवाद करते हैं, तो एटलीस्ट असलियत जान के करिए, बस यही बात है। नहीं, क्योंकि उसके बाद तो बेनिफिट्स सर इस ऑडियंस में कई यंगर जनरेशन है, और आरक्षण वर्ड से आजकल ऐसा है कि आरक्षण भी लोगों को बांट देता है। कुछ लोग चाहते हैं आरक्षण बढ़े, कुछ लोग चाहते हैं कि आरक्षण को खत्म किया जाए। शशि थरूर, आप क्या समझते हैं, क्या आरक्षण इस देश में कभी खत्म हो सकता है, जबकि इस देश में इतनी इनइक्वालिटी है? एक व्यक्ति जो गरीब परिवार से आता है उसको बहुत मुश्किल होती है नीट की एग्जाम पास करना, जेईई एग्जाम। क्या आप समझते अगर आरक्षण हो भी
तो वो आर्थिक मुद्दों पर होना चाहिए, जाति पर नहीं। अगर कोई गरीब हो तो उस गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या ऐसा समय आ सकता है इस देश में? आज की असलियत यह है कि बहुत लोग डिस्क्रिमिनेशन महसूस करते हैं जाति के नाम पे और धर्म के नाम तो पे। आपसे आप तो कहते हैं इसलिए- आप कहते हैं आर्थिक मुद्दों और जाति में एक समानता है कि जो नहीं, लेकिन देखिए, आर्थिक मुद्दे के बारे में आपको पता है कि अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी आरक्षण किया होगा। ये तो आर्थिक मुद्दा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब क्या है? जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा आरक्षण के। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस विषय तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे समय भी खत्म हो चुके हैं। 2 मिनट में ये रिजॉल्व करने की आसान बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कॉन्शियस हूँ, मैं एक बार राजदीप ने कुछ कहा था जिस पे बहुत बड़ा विवाद हुआ, और मैंने जब राजदीप को डिफेंड करके कहा कि ये ऐसे जातिवाद की सोचने की व्यक्ति नहीं है, क्या हो गया, एक दलित औरत मुझे लिख के कहा कि आप लोग क्यों समझते नहीं हो कि जब आप जाति के अतीत सोचते हैं, यू थिंक बियॉन्ड कास्ट, यू हैव द लग्जरी ऑफ द प्रिविलेज्ड। ये आपके जो ये स्थान है इसलिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन कोई भी दलित है इस देश में जो जाति के अतीत सोच सकते हैं, जो बचपन से कॉन्शियस नहीं है कि उनकी जाति क्या है। जब ये प्रश्न मेरे मन पे पहुंचा, मुझे चोट लगा। मुझे सोचा कि ठीक ही है, क्योंकि दूसरों की पैर में हम चढ़ के उसके बाद हम बात कर सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए एक और मौका ढूंढना चाहिए, आज नहीं। बिल्कुल। और मैं ये भी कहूंगा, जितने भी ऑडियंस के लोग हैं, अगली बार जब आप क्लासिफाइड पढ़ेंगे ना पेपर में, वांटेड फॉर फेयर लुकिंग क्षत्रिय गर्ल, क्षत्रिय बॉय, उसका भी विरोध करिए। केवल आरक्षण से नहीं होगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और हमारे देश में अभी भी आर्थिक मुद्दों और जाति में समानता होती है, और तब आप जानेंगे जब आप ऐसी जाति से आते हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों साल पर भेदभाव किया गया है। ये देश बहुत विविध है, और इस देश में विविधता इतने आसानी से नहीं होती कि ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन जो हम सब चाहते हैं। ये आप जरा घर जाके जरा सोचिएगा अगली बार, व्हेन यू से वांटेड फॉर अपर कास्ट गर्ल, गुड बॉय ऑल्सो फ्रॉम अपर कास्ट फैमिली विद डिग्री इन अमेरिका, सोचिएगा। जॉब इन अमेरिका, ग्रीन विद कार्ड जॉब इन अमेरिका। बट शशि थरूर जी, आपने कई विवादास्पद इश्यूज पर हमसे बात की। आप, जैसे मैंने कहा, पहले आप लेखक हैं, उसके बाद हम आज आपको नेता समझते हैं। एंड इट इज, आप इसी तरह से लिखते रहिए और लोगों की जानकारी बढ़ाते रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर शशि थरूर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये भी कह दूं कि शशि जी और मेरी एक नई किताब आई है, वहाँ मैं हार्पर के स्टॉल पर रहूंगा, और शशि जी की कई किताबें हैं, वो भी आपके साथ रहेंगे अगर आप अपने किताबों को साइन करना चाहे। बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।